वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। सो फर्स्ट इज डीएनए कंसिस्ट ऑफ यूनिक एंड रिपीटेड सीक्वेंस। डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंस होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वो सीक्वेंस यूनिक भी होती हैं और रेपिटेटिव भी होती हैं। ठीक है। ओनली 5% ऑफ ह्यूमन डीएनए इनकोड प्रोटीन। अगर हम इंसान की बॉडी के अंदर पूरे डीएनए को निकालें और उस डीएनए के पार्ट्स को देखें कि कौन सा डीएनए कोड कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो आपको नजर आएगा सिर्फ 5%। अब सोचने की बात यह है कि जब 5% डीएनए कोड कर रहा है प्रोटीन को, तो बाकी का पार्ट क्या काम करता है? रेस्ट इज नॉन कोडिंग। ये नॉन कोडिंग है, लेकिन इसका कोई ना कोई काम होगा। तो ये काम करता है, ये इसकी स्ट्रक्चर को मेनटेन रखने के लिए। ये डीएनए की स्ट्रक्चर को मेनटेन रखता है, जो नॉन कोडिंग रीजन होता है। अब अगर एग्जांपल देखें, ह्यूमन डीएनए कंटेन 50% मोबाइल डीएनए एलिमेंट। अब ये क्या होते हैं? मोबाइल डीएनए एलिमेंट का दूसरा नाम जंपिंग जीन भी है। आपने जंपिंग जीन का नाम सुना होगा। तो जंपिंग जीन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है। फॉर सपोज कर लें, अब ये जीन एक टाइम में इधर प्रेजेंट था, कुछ देर के बाद आपको ये जीन इधर नजर आएगा, कुछ देर के बाद फिर आपको जीन इधर नजर आएगा। ऐसा जीन जो अपनी जगह पर कायम ना रहे और विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे जीनोम में वो ट्रेवल करता रहे, मूव करता रहे, जंप करता रहे, तो उसको हम कह देते हैं जंपिंग जीन, या फिर उसका दूसरा नाम है मोबाइल डीएनए एलिमेंट। नेक्स्ट, अब हम जीन की डेफिनेशन देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। जीन इज अ कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस नेसेसरी फॉर सिंथेसाइजिंग फंक्शनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस नजर आ रही है। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस से मुराद है न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल, एडेनिन इज ऑलवेज बॉन्डेड विद थायमिन। इसी तरह साइटोसिन इज ऑलवेज बॉन्डेड विद गुआनिन। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसको हम कह देंगे कि अगर इसने कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बना दिया, तो फिर हम इसको जीन कहेंगे। ठीक है। तो ये फंक्शनल प्रोडक्ट बनाएगा तो हम इसको जीन कहेंगे, अदरवाइज हम इसको जीन नहीं कह सकते। ठीक है। एक होता है कोडिंग रीजन, और एक होता है रेगुलेटरी रीजन, और एक होता है एनहेंसर रीजन। तीन पार्ट होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक जीन को ड्रा करते हैं, सपोज कि ये हमारे पास एक जीन है, यहाँ पर इसका एक पार्ट है, यहाँ पर दूसरा है। इसको हम नाम दे देते हैं प्रोमोटर ने, इसको हमने नाम देना है रेगुलेटर आर से, और ये है एनहेंसर। ठीक है। ये एक जीन है और इस जीन का ये तीन पार्ट है। अब हमने इन तीनों पार्ट्स का फंक्शन देखना है। रेगुलेटर का काम होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, यानी कि जब इसकी ज़रूरत होगी तो ये जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करेगा, जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर ये जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है। दूसरा पार्ट है इन्हेंसर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है। इसको हेल्प करना कि वो इसके साथ बाइंड करे। यानी कि इन्हेंसर का काम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रोमोटर के साथ बाइंड करवाना। ठीक है। अब प्रमोटर का क्या काम है? प्रमोटर का काम है आरएनए पॉलीमरेज को जगह देना कि वो इधर आके बाइंड करे। ठीक है। अब ये तीनों के हमने काम पढ़ लिए, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। रेगुलेटर का काम होता है आरएनए की फॉर्मेशन को रेगुलेट करना। उसकी जब ज़रूरत होगी तो ये बनाएगा, जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उसको इनहिबिट करेगा। इन्हेंसर का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज की मदद करना कि वो प्रमोटर के ऊपर आकर बाइंड करे और जीन एक्सप्रेशन को इन्हेंस करे, फास्ट करे, प्रमोट करे। प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज को जगह देना कि वो इधर आकर बाइंड करे। ठीक है। नेक्स्ट है एमआरएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, तो बैक्टीरियल सेल एमआरएनए आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है इनकोडिंग मल्टीपल प्रोटीन। यानी कि एक जीन है और उसने मैनी बहुत सारे प्रोटीन बनाने हैं, तो उसको हम कह देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ऐसा जीन जो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करे, प्रोटीन बनाए, उसको हम कह देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। और वो हमेशा बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट के अंदर होता है। आगे है यूक्रियोटिक। यूक्रियोटिक एमआरएनए और मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? कि जीन एक है और उसका प्रोडक्ट भी एक हो, यानी कि स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक प्रोटीन बनाए। ठीक है। अब आगे, जो यूक्रियोटिक एमआरएनए है, इसके दो पार्ट होते हैं, इंट्रॉन जिसको हम कह देते हैं नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, तो आपको यहाँ पर ये इंट्रॉन ये नज़र आ रहा है, ये नॉन कोडिंग रीजन है। अब आगे ये नीचे ये कोडिंग रीजन है। इसी तरह अब ये कोडिंग रीजन है और आगे जाके फिर नॉन कोडिंग रीजन आ जाएगा। ठीक है। तो इंट्रॉन वो होगा जो नॉन कोडिंग होगा, और
जो एक्सॉन है उसको हम कह देते हैं कोडिंग रीजन। इंट्रॉन और नॉन कोडिंग रीजन रिमूव ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग। जब आरएनए बन जाता है फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इंट्रॉन को बाहर निकाल लेना है और आरएनए से, और एक्सॉन को आरएनए के अंदर रखना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ जीन के रिलेटेड है तो इसलिए हमने जीन पढ़ना है, आरएनए प्रोसेसिंग आगे डिस्कस नहीं करनी। अब यहाँ पे एग्जांपल हम दे देते हैं जी, द बीटा ग्लोबुलिन जीन कंटेन इंट्रॉन दैट आर स्प्लाइस्ड आउट बिफोर ट्रांसलेशन। अब ये बीटा ग्लोबुलिन एक जीन का नाम है और इसका काम होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाना, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त प्रोटीन बनाएगी जब इसकी बॉडी से इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ एक्सॉन रह जाएंगे, फिर वो जाके ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाए, ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो बनाएगी। नेक्स्ट अगर देखें अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। अब यहाँ पर हम देखें कि ये हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रक्चर है। अगर डीएनए का ये वाला पार्ट हमें चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, तो यही पार्ट आगे क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बना देगा, ये आरएनए बन गया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं ये क्या है, ट्रांसक्रिप्ट यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। आगे, इन बैक्टीरिया ओपेरॉन कंटेन मल्टीपल जीन इन वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जब भी ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया के अंदर होगी तो एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे। वही मैंने बात की थी कि यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर पी होता है और यहाँ पर ई होता है, रेगुलेटर, प्रोमोटर और इन्हेंसर। ये बैक्टीरिया के अंदर होगा, ठीक है। अब काम इसने क्या करना है, लैक ऑपेरॉन, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया लैक्टोज को कंज्यूम करता है, तो उसके लिए कुछ इंजाइम चाहिए होते हैं जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करें। उस इंजाइम की एक्सप्रेशन के लिए, उस इंजाइम को बनाने के लिए इन तीनों का रोल होता है। ये तीनों अलग अलग जीन का पार्ट रोल करेंगे, ठीक है। जिस तरह रेगुलेटर का काम क्या होगा कि जब लैक्टेज जो एक एंजाइम है उसको जब उसकी ज़रूरत होगी तब बनाया जाए, जब उसकी ज़रूरत ना हो तो तब उसको ना बनाया जाए, ये रेगुलेटर का काम है। इन्हेंसर का काम क्या है, ये लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। और प्रमोटर का क्या काम है, यहाँ पर वो एंजाइम ऐड होगा आरएनए पॉलीमरेज, फिर वो आगे लैक्टेज बनाएगा, ठीक है। इन यूक्रियोट ईच जीन जनरली फॉर्म इट्स ओन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेकिन अगर हम यूक्रियोट्स के अंदर देखेंगे तो यूक्रियोट्स के अंदर एक जीन है तो वो उसके अंदर ही सारा मैकेनिज्म होगा जो उस जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, उस जीन की एक्सप्रेशन को इन्हेंस करेगा, और उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शनल जो फैक्टर हैं वो ऐड करने के लिए प्रमोटर होगा, अपना ही होगा उसका। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन बनाने के लिए, एक ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यूक्रियोट के अंदर एक जीन इन्वॉल्व होगा और वही उसका अपना ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। एग्जाम्पल है लैक ऑपेरॉन इन इकोलाई रेगुलेट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, कि ये लैक ऑपेरॉन एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म की स्टडी की जाती है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड नॉन कोडिंग रीजन। नॉट ऑल डीएनए इन कोड प्रोटीन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूरे का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा। सम एक्ट एज रेगुलेटरी, वही बात कि उसमें कुछ पार्ट क्या होगा, वो रेगुलेटर का काम करेगा। अदर क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, और दूसरे जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट का रोल प्ले करेंगे। यानी कि डीएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। ये उसके कुछ रीजन होते हैं डीएनए के, जो एक रीजन होगा जो प्रोटीन बनाएगा, दूसरा रीजन होगा वो उस प्रोटीन की जब ज़रूरत होगी तब बनाने देगा, जब ज़रूरत ना हो तब नहीं बनाने देगा, और तीसरा जो पार्ट होगा वो डीएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। अगर हम डीएनए में देखें तो एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं जीन रिच रीजन, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पर जीन ज़्यादा होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं जीन रिच रीजन। और दूसरा रीजन होता है जिसको हम कहते हैं जीन पुअर रीजन, ऐसा रीजन जिसमें जीन की तादाद कम होती है और अगर जो जीन होंगे भी तो वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ह्यूमन जीनोम हैज़ जीन डेजर्ट विद फ्यू जीन्स बट लार्ज नॉन कोडिंग रीजन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ह्यूमन जीनोम है वो एक डेजर्ट की तरह का है। जैसे डेजर्ट के अंदर आप देखो तो आपको हर जगह रेत ही रेत नज़र आएगी, सैंड नज़र आएंगे। लेकिन कुछ कुछ इलाके में, कुछ कुछ रीजन में आपको ट्रीज़ भी नज़र आएंगे, हर्ब्स भी नज़र आएंगी, लेकिन वो बहुत कम होगी। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन जीनोम है कि उसमें कुछ जीन जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जो प्रोटीन कोड करते हैं, और बाकी जो रीजन होगा वो एक सैंड की तरह का है जिसका कोई रोल नहीं है, उसको हम कह देते हैं नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब डीएनए की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम देख। तो फर्स्ट अगर देखें वो है सॉलिटरी जीन्स आर यूनिक इन जीनोम। ऐसे जीन जो जिसकी सिर्फ एक ही कॉपी पूरे जीनोम के अंदर हो उसको हम कह देते हैं सॉलिटरी जीन। अब इसकी एग्जांपल है P53, ये एक जीन का नाम है, और ये जीन पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर एक ही है।
और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसको कहते हैं कि ये आपके जिस्म के अंदर ट्यूमर नहीं बनने देता। और ये सिर्फ एक ही जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन आ गई तो फिर कैंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डुप्लीकेटेड जीन एग्जिस्ट इन मल्टीपल कॉपी। ये ऐसे जीन हैं जो आपकी बॉडी के अंदर तो होंगे और इसकी डुप्लीकेट भी होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ होंगी, लेकिन वो एक से ज़्यादा कॉपीज़ उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा जी। ये हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो 2 चेन्स होती हैं उसके अंदर, एक होती है अल्फ़ा और एक होती है बीटा। अल्फ़ा चेन अल्फ़ा जीन बनाएगा, बीटा चेन बीटा जीन बनाएगा। दोनों जीन एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसमें डिफ़रेंस होता है, उस डिफ़रेंस की वजह से इन दोनों का नाम अलग है, ठीक है? लेकिन काम इनका सेम ही है। आगे है जीन फैमिली शेयर कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। अब ये क्या है कि एक से ज़्यादा जीन एक्सप्रेस करेंगी और एक ही फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक है हेमोग्लोबिन, जो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। दूसरी ये ऐसी ही प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, जो आपके मसल्स के अंदर होती है, ठीक है? अब हेमोग्लोबिन का काम भी वही है और मायोग्लोबिन का काम भी वही है। हेमोग्लोबिन क्या करती है? वो आपके रेड ब्लड सेल यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, और मायोग्लोबिन का काम होता है आपके मसल के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। सॉरी, बहुत सारे जीन हैं जो हेमोग्लोबिन को भी बना रहे हैं और साथ में मायोग्लोबिन को भी बना रहे हैं। हेमोग्लोबिन का भी वही फंक्शन है और मायोग्लोबिन का भी वही फंक्शन है, ठीक है? इसको कहते हैं जीन फैमिली, यानी कि फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं और वो एक ही घर को चला रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे जीन मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं। हेमोग्लोबिन बना रहे होते हैं और मायोग्लोबिन बना रहे होते हैं। हेमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा और मायोग्लोबिन आपके मसल के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है रेपिटियस डीएनए। अब रेपिटियस डीएनए क्या होता है? इंक्लूड सिंपल सीक्वेंस एंड इंटरमीडिएट रिपीट डीएनए। इंक्लूड, अच्छा, अब इसमें सिंपल सीक्वेंस होती है और इंटरमीडिएट रिपीट डीएनए होता है। सिंपल सीक्वेंस में क्या है कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी तादाद, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद बेस पेयर जो है वो 1 से 6 होते हैं, ठीक है? और ये एक जीनोम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सी ए, सी ए, ठीक है? अब ये वाली सीक्वेंस ये एक सिंपल है, यानी कि सी के बाद ए आ रहा है, फिर सी के बाद ए आ रहा है, फिर सी के बाद ए आ रहा है। अगर ये सीक्वेंस जीनोम के अंदर रिपीट होगी तो उसको हम कहते हैं रिपीटियस सिंपल डीएनए सीक्वेंस, ठीक है? और इसी तरह अगर इंटरमीडिएट रिपीट डीएनए सीक्वेंस क्या होती है कि वो सीक्वेंस जिसमें न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर की तादाद 100 से 1000 हो, और ये एक इंटरवल के बाद रिपीट होती है। इसमें जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसे जीन जो हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये हमारे जीनोम के अंदर मूव कर रहे होते हैं, बेसिकली वो मूव नहीं करते। उसकी जो सीक्वेंस है वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक ये वाला डीएनए है, ये हमारे पास एक डीएनए है, और यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है जिसको हम कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर हमने दे दिया, ये हमारी एक इंटरमीडिएट सीक्वेंस है। अब यही सीक्वेंस आगे जाकर फिर दोबारा यहाँ पर आकर हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, तो हमें यही लग रहा होगा कि ये जो जीन है अब ये यहाँ पर भी आ गया, ठीक है? लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है, तो वो अपनी जगह पर ही, लेकिन ये वाली सीक्वेंस रिपीट हो रही है आगे जाकर। तो इसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट रिपीट डीएनए। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं माइक्रो सैटेलाइट शॉर्ट रैंडम रिपीट, यानी कि वही सीक्वेंस जो हम 1 से 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, जिसको हम सी ए के नाम से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ये वाली सीक्वेंस, इसको हम कह देते हैं माइक्रो सैटेलाइट या शॉर्ट रैंडम रिपीट। ये वाली सीक्वेंस रिपीट होती रहती है हमारे डीएनए के अंदर, तो इसको हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है? और बायोमेट्रिक में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। पहले हमने डीएनए और जीन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमने डीएनए से क्रोमोसोम बनाना है, वो हम देखते हैं कैसे। क्रोमोसोम आर फाउंड बाय डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन। ये हम जानते हैं कि अगर ये आपके पास ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके अराउंड ये वाला, इसको ये है हमारा डीएनए, तो ये जब इसको रैप करेगा हिस्टोन प्रोटीन को, तो वो फिर बन जाता है न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम डिफरेंट न्यूक्लियोसोम जब जुड़ेंगे, यानी कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जब ये जुड़ेगा तो एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है? क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब यहाँ पे एक आपने बात ज़हन में रखनी है कि जो क्रोमेटिन होता है वो आपको सेल के अंदर उस वक्त नज़र आएगा जब सेल रेस्ट में होता है, लेकिन क्रोमोसोम आपको उस वक्त नज़र आएगा जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि सेल डिवीजन हो रही होती है, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल क्या है? द एक्स क्रोमोसोम इज़ हाईली कंडेंस्ड इन फीमेल मैमल टू फॉर्म बॉल बॉडी।
तो हाईली कंडेंस का मतलब यही है कि ये फीमेल है, इसमें दोनों एक्स हैं, दोनों के पास सेम जीन होंगे, लेकिन जब फीमेल बन जाती है तो उसमें से सिर्फ एक एक्स एक्सप्रेस करता है, दूसरा इनएक्टिव हो जाता है। इस इनएक्टिव होने की वजह ही यही है कि सेम जीन दोनों में है, तो एक एक्स के काफ़ी जीन हैं जो पूरी बॉडी को बना लेंगे, तो दूसरे एक्स की ज़रूरत नहीं है बॉडी की फॉर्मेशन के लिए, ये सिर्फ जेंडर के लिए होता है दूसरा एक्स, तो इसलिए इसको हम बॉर बॉडी कह देते हैं या एक्स इनएक्टिवेशन भी कह देते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर हम देखें, जो हमने पहले पढ़ा कि डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रही स्ट्रक्चर हम देखें, ये आपको ये डीएनए नज़र आ रहा है और इसके इर्द गिर्द आपको ये जो ब्राउन है ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स की होती हैं, 1 2 3 4 5 तक की होती हैं, ठीक है। तो हर इस हिस्टोन प्रोटीन का अलग काम होता है। तो जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप करता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए रैप अराउंड दी प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन कंपैक्शन एंड जीन रेगुलेशन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसके लिए ज़रूरी है, जीन की रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, और दूसरा जीन के कंपैक्शन के लिए, उसको कंपैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कि जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो जीन एक्सप्रेस करें, अदरवाइज नो। H1 हिस्टोन हेल्प स्टेबलाइज न्यूक्लियोसोम। अब जिस तरह एक एग्जांपल दिया है कि H1, ये मैंने आपको बताया कि हिस्टोन की 5 टाइप्स होती हैं, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो जो इसमें H1 है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना, उसको मेंटेन रखना। नेक्स्ट है हाई ऑर्डर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम कॉइल इनटू 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोसोम क्या है, वो कॉइल करेगा और 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर में बनेगा। दिस स्ट्रक्चर हेल्प रेगुलेट एक्सेस टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रक्चर एक्सेस देती है जीन एक्सप्रेशन में, जब जीन एक्सप्रेस करेंगे तो फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें शो होगी। एग्जांपल है यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो ऐसे क्रोमोसोम का वो पार्ट जो हाईली एक्टिव होता है, जहाँ पर जीन एक्सप्रेस करते हैं, उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं। और इसी तरह क्रोमोसोम का एक और पार्ट होता है जहाँ पर जीन जो है वो हाईली पैक्ड होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस रीजन को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो लास्ट पे अगर हम कंक्लूजन निकालें कि हमने जो पढ़ा है, क्रोमोसोम आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें कोई शक नहीं, हमने इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ी है तो साफ ज़ाहिर है कि क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनाइजेशन वेरीज बिटवीन स्पीशीज बट फॉलो जेनेटिक पैटर्न। साफ ज़ाहिर है कि जो भी जीन है वो स्पीशीज से स्पीशीज वेरी करेंगे, लेकिन पैटर्न सबका सेम ही होगा। अंडरस्टैंडिंग क्रोमोसोम हेल्प इन जेनेटिक रिसर्च एंड डिजीज ट्रीटमेंट। हम क्रोमोसोम को इसलिए पढ़ते हैं ताकि जेनेटिक में रिसर्च कर सकें, या अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट हम निकाल सकें। एबनॉर्मल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कैन का जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है तो हमें डाउन सिंड्रोम का कैसे पता चलेगा, तो हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तब जाकर हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको अगर समझ नहीं आई तो आपने इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर रिपीट करना है, तब जाकर आपको इसकी समझ आएगी। तो समझ आए तो आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। थैंक यू।